Hello, friends. Welcome to the fourth episode of United Faithfuls. जहां हम बात करते हैं यूनाइटेड के अपकमिंग फिक्सचर्स के बारे में, प्री मैच कॉन्वर्सेशंस, पोस्ट मैच डिस्कशंस, टैक्टिकल एनालिसिस और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। आज मेरे साथ यूनाइटेड के बारे में बात करने जुड़ चुके हैं अनीक, अर्नब और वरुण। वेलकम ऑल। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त काफी इंटरेस्टिंग पीरियड से गुजर रहा है, और अगर थोड़ा बात करें इस बारे में, रीजन आउट करने की कोशिश करें तो काफी सारे स्टैट्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि पिछले 17 मैचेस से एक अनबीटन स्ट्रीक चल रहा है यूनाइटेड का। और उसके अलावा कल के विला वाले रिजल्ट के बाद हम प्रोबब्ली प्रीमियर लीग हिस्ट्री में पहले क्लब है जिन्होंने 4 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस जीते हैं, स्कोरिंग मोर देन 3 और मोर गोल्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से फैंस काफी एक्साइटेड है और एंथुसियाज्म इस वक्त बहुत ज्यादा है। काफी टाइम बाद, आई थिंक ये बोलना फेयर होगा कि काफी साल बाद हमें इस लेवल का क्वालिटी ऑफ फुटबॉल हमें पिच पे देखने को मिल रहा है। नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, जिस तरह का कॉन्फिडेंस ऊज हो रहा है प्लेयर्स से और जिस तरह की लीडरशिप हमें देखने को मिल रही है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। अगर थोड़ा हम पीछे जाए तो जिस तरह से हमने सीजन स्टार्ट किया था और कुछ इंजरी प्रॉब्लम्स हमें जो हुई थी, और बहुत ही मेजर इंजरी प्रॉब्लम पॉल पोग्बा को हुई थी, काफी टाइम उन्होंने मिस किया। और उसके बाद रैशफोर्ड और मार्शियल के साथ भी काफी इंजरी प्रॉब्लम्स हुई और अच्छा खासा उन्होंने भी मैच गेम टाइम मिस किया। बट उसके बाद ब्रूनो के साइनिंग के बाद और स्पेशली लॉकडाउन के बाद जिस तरह से हमारे मेन इंजर्ड प्लेयर्स वापस आए हैं और जो हमने पीक हिट किया इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, वो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे हमें लेके जाता है। तो अगर कल के रिजल्ट के बारे में बात करें, एस्टन विला वाली गेम के बारे में बात करें, तो प्रोबेबली बिकॉज पोस्ट लॉकडाउन इतना अच्छा हमारा फॉर्म रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थे कल के मैच से भी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि शायद हमें वो स्टार्ट नहीं मिल पाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स वो रिदम और वो फ्लो हमें नहीं मिल पा रहा था। और हम देख रहे थे कि विला शायद गेम में अपना ग्रैब कर रहे थे वो गेम को। और स्टैट्स भी कुछ ऐसे ही बता रहे थे, पहले 15 मिनट में मेरे ख्याल से 3 शॉट्स थे विला के। तो बट देन कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक लकी पेनल्टी हमें मिल गई, जो कि ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू नो आप सबके व्यूज भी उस पेनल्टी के बारे में। बट उसके बाद हमें लीड मिल गई मैच में, एंड उसके बाद जिस तरह का हमने डोमिनेट किया गेम में, उससे ये दिखता है कि प्रॉब्ली अब प्लेयर्स में वो बिलीफ आ गई है कि अगर हम नहीं भी अच्छा स्टार्ट कर पाते हैं, बट देन वी गॉट द क्वालिटी टू कम बैक स्ट्रॉन्ग। और एक और जो नोटिसेबल बात थी कि ओली ने फिर से सेम स्टार्टिंग 11 पिक की, जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड साइड था। मुझे लगा था कि बॉर्नमाउथ वाले मैच के बाद शायद विक्टर लिंडलॉफ को इंजरी प्रॉब्लम थी और मैटिच भी शायद बैक टू बैक इतने गेम्स नहीं स्टार्ट करेंगे, बट वो भी एक सरप्राइजिंग डिसीजन था। तो स्टार्ट करते हैं अनीक आपसे। आपके क्या व्यूज थे कल के मैच के बारे में, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, एंड साथ ही साथ आपको क्या लगा कि कौन से प्लेयर आपके हिसाब से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी कल के मैच में। तो कल के मैच में इफ आई स्टार्ट ऑफ विद, सब कह रहे हैं कि पहले 15 मिनट 20 मिनट एस्टन विला ओवरपावर्ड अस, व्हिच इज क्वाइट ट्रू, but then I don't think Aston Villa were anywhere close to deserving in terms of कि कोई point मिलना चाहिए उनको, because the gameplay was bad. मतलब चाहे वो first goal की वजह से morale break हो गया या the wins, I mean it just didn't work out for them. But there's a reason that they're at the bottom of the table, because they have been playing like this for the entire season almost. And I mean, if you give Pogba or Greenwood chances to triple touch a ball, फिर कोई तुक ही नहीं बनता कि, I mean, they don't deserve to even pick a point over there. So I don't think they had any chance. पहले 10 मिनट 15 मिनट मोमेंटम था, but कभी ना कभी वो ब्रेक होना ही था. So all in out, it was as expected. गोल शायद और हो सकते थे, मतलब 3-4 गोल तो ओपन गोल्स मिस हुए हैं, एंड मार्शल का ऑफ कोर्स वुडवर्क पे जो लगा है, but 3 points done. Move on to the next match. And as far as players की बात हो, I think the best performance for me would have been Pogba. Pogba जिस ईज से खेल रहे हैं इस टाइम पे फील्ड पे, जितना कॉन्फिडेंस है, I think that shows. I mean, it has been, of course, the restart के बाद there has been a lot of support through Bruno and Greenwood picking up the mantle, scoring, moving around.
So Pogba has that kind of, I mean, he has the feel now to really play his own game and play at his free will. So for me, Pogba was the main man of the match for yesterday against Aston Villa. अर्नब, आप आई मीन अनीक जैसा बोल रहे हैं कि पोग्बा उनके हिसाब से मैन ऑफ द मैच थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप डिसएग्री करते हैं इस बात से, या आपका ये बात डिस्प्यूट करना बहुत मुश्किल। अब क्या हो गया, जीत की बड़ा मुश्किल हो गया है बोलना कि कौन हमारा बेस्ट प्लेयर था। पहले बड़ा आसान होता था ये बोलना, और ज्यादातर ये आंसर होता था डेविड डे गिया ये भाई। तो लेकिन अब फाइनली ऐसा हो गया कि बड़ा मुश्किल है बोलना कि ये कौन सबसे टॉप है। 3-4 का नाम लेना ज्यादा आसान है, तो आपका क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन पॉग्बा डेफिनेटली बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, दिख रहा है उनका गेम प्ले अलग स्टैंडर्ड का हो गया है। पर मैं तो यही कहूंगा एस्टन विला के ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के 15-20 मिनट भी ले ले, या इनफैक्ट पूरी फर्स्ट हाफ को ही आप ले ले, मुझे लगता है कि गेम में काफी बने रहने की कोशिश किया था। वो टिपिकल रेलीगेशन बैटलिंग टीम का एक सॉलिड परफॉर्मेंस हो ले, और प्रेशर डाला, टैक्टिक्स अच्छे अप्लाई किए पहले 15-20 मिनट में। इनफैक्ट उन्होंने शायद ये दिखाया थोड़ा बहुत कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब डेविड डे गया कभी भी कंफर्टेबल नहीं है ये शॉर्ट पासिंग से। ही डज नॉट लाइक कि मैच चालू करे और बगल के 2 सेंटर बैक्स उनके बगल में खड़े हो, उनको पास करे। ऊपर से सेंटर बैक भी हमारे बॉल लेके इतना टाइम लगाते हैं, तो मतलब दे टेक टू मच टाइम ऑन द बॉल, तो ये फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है खेलना। तो वो ऊपर चढ़ के एकदम स्मॉदर कर रहे थे मूवमेंट। तो लेकिन वो 15-20 मिनट का है। देखिए आज की डेट में एक बात तो है कि आपको अगर यूनाइटेड को हराना है तो आपको यूनाइटेड को आउटस्कोर करना पड़ेगा, और विला का यही प्रॉब्लम है। वो उनका जो मेन स्ट्राइकर है वेजली, जिसने सीजन की काफी अच्छी शुरुआत की थी, वो इंजर्ड है इतने टाइम से, गोल्स ही नहीं मार पा रहे वो। स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली तो वो काफी सॉलिड रहते हैं, पर अगर ऐसे यूनाइटेड, लिवरपूल ऐसी टीम के अगेंस्ट में आप गोल नहीं मारोगे तो फिर अल्टीमेटली वो कभी ना कभी गोल मारेंगे और वो मैच में फिर चढ़ के बैठ जाएंगे। तो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में डर किसी चीज का नहीं था परफॉर्मेंसेस में। मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मर मैच में मार्शियल थे मेरे ख्याल से, क्योंकि फाइनली मुझे लगा एक नंबर 9 परफॉर्मेंस दिया मार्शियल ने, जो जिसमें वो फिजिकली डोमिनेंट थे। विला के सेंटर बैक्स खुद फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, मैंने उनको बुली करते हुए देखा है काफी सारे अच्छे स्ट्रांग फॉरवर्ड्स को। तो अगर वो मतलब फिर भी वो टिके रहे, मतलब वहां पे उन्होंने बॉल जीता, लिंकअप किया, बॉल आगे लेके गए, तो प्लस उनका पोस्ट में मारना एक और चांस जिसमें बहुत ही बढ़िया टैकल था राइट बैक का, सॉरी लेफ्ट बैक का अंदर घुस के, तो वो मतलब 2-3 बहुत अच्छे चांसेस बने। आई थिंक मार्शियल फॉर मी बेस्ट ऑफ द मैच। सबसे बुरा किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, बट आई डोंट थिंक ब्रूनो हैड अ गुड गेम, मतलब ही कैन डू मच बेटर। तो अर्नब के हिसाब से, जैसा अर्नब बोल रहे हैं कि उनका मैन ऑफ द मैच एंटनी मार्शियल थे कल के विला वाले मैच में, मैं भी पर्सनली शायद उतना नहीं अग्री करता इस बात से। हालांकि अच्छी गेम हुई मार्शियल की, और जिस तरह से वो बाहर भी गए तो बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट थे सब्स्टिट्यूट जब उन्हें कर रहे थे वाली, और थोड़ा बैड लक भी था प्रॉब्ली, उन्होंने पोस्ट हिट किया, बहुत क्लिनिकल चांस था, एंड बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो अपने आप से जब स्कोर नहीं कर पाए उस वक्त। तो वरुण, आपके पास आते हैं, आपके क्या व्यूज है कल के मैच के बारे में, और स्पेसिफिकली मैन ऑफ द मैच के बारे में अगर देखा जाए तो जैसा हमने मार्शियल को पॉइंट किया, तो आपका मैन ऑफ द मैच नहीं है वो, मेरा प्लेयर ऑफ द मैच है। मैन ऑफ द मैच तो फिक्स्ड है, वो ग्रीनवुड से छीनना नहीं चाहिए किसी को। चलो लेट्स कॉल इट प्लेयर ऑफ द मैच वरुण। तो या आप बताइए अपने व्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मतलब आउटराइट मैन ऑफ द मैच पॉग्बा था कल। इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस ऑन द पिच, लाइक और द सेंटर मिडफील्डर बहुत ज्यादा अच्छी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, एंड player who could have played better was Rashford, but I saw his individual highlights after the game and turns out कि उसकी भी काफी अच्छी performance थी, like not taking anything away from him. He should have finished that chance Pogba created, and probably should have been a bit more decisive in some moves, but overall he'd been really good. And about yesterday's other part of the game, I still feel we should be moving the ball a bit quicker. अभी मतलब काउंटर के अलावा व्हाइल वी आर ट्राइंग टू अटैक अ डीप डिफेंसिव ब्लॉक, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कितना भी मतलब वी बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स इन द लास्ट 4-5 मैचेस, बट आई स्टिल फील कि दोस मोस्टली आर इन ट्रांजिशंस। अग्रीड इट्स अ पार्ट ऑफ ऑलवेज गेम प्लान की ट्रांजिशन पे हिट करना है, बट आई स्टिल फील कि वी कैन रियली हिट
other teams who just plan to sit back by moving the ball a bit faster. Baki, I would say कि one of the standout performance from their team was still Grealish for me. The way he holds the ball and the way he dribbles through players is pretty good, and I would personally find him a perfect fit for a midfield. As a backup to Bruno and Pogba, of course, but still, like a 30-40 million backup would be great. Yeah, that's it for me. ये जो पीछे बॉल रख के खेलने का जो ये एटीट्यूड है ना, ये अगले साल बहुत प्रेशर में डालने वाला है, क्योंकि चैंपियंस लीग में टीम्स शुरू से ही क्लोज डाउन करेंगी बहुत तेजी से. मतलब अब यूरोपियन टीम्स अब बहुत मोबाइल है और टैलेंट भी है, तो ऊपर बॉल लेंगे तो वो मिस नहीं करेंगे. कल जैसे ट्रेजिगे ने पोस्ट में मारा, वो मिस नहीं करेंगे, वो गोल हो जाएगा. तो मतलब वो ये स्लो मूवमेंट बैक में इसको बदलना पड़ेगा. इसके वी हैव टू ट्रस्ट आवर फुल बैक्स यार. वो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको बॉल दो और उनको बोलो डाउन द लाइन भागे. मतलब बहुत ज्यादा पीछे बहुत डेड. yesterday वैसे शॉ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कल. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बॉल देना पड़ेगा. इट्स वे बेटर टू लूज द बॉल ऑन द विंग्स देन लूज इट इन द सेंटर ऑफ द पिच. Exactly. In fact, शॉ मेरे प्लेयर ऑफ द मैच के कंटेंडर्स में प्रोबेबली थर्ड नंबर पे थे, और मुझे लगा कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी. एंड नॉट जस्ट कल के मैच में, उससे पहले भी हमने देखा बॉर्नमाउथ वाले मैच में भी. मैच के स्टार्टिंग में हमें बॉक्स के अंदर दिख रहे थे 2-3 बार. और प्रोबेबली ये ब्रैंडन विलियम्स का भी थोड़ा सा इफेक्ट है कि इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं शॉ पे, तो डेफिनेटली उन्हें ये जरूर फील हो रहा होगा कि गोइंग फॉरवर्ड उन्हें बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करना है. तो और बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे पॉल पॉग्बा के ही मेजॉरिटी वोट्स आ रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि पॉग्बा ही प्रोबेबली कल के प्लेयर ऑफ द मैच थे. बहुत ही डोमिनेटिंग मिडफील्ड परफॉर्मेंस थी एंड कुछ लॉन्ग बॉल्स तो एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास थे. बट हम इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते कि मेसन ग्रीनवुड हैज बीन नॉमिनेटेड एज द मैन ऑफ द मैच. तो ग्रीनवुड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. 16 गोल्स स्कोर कर दिए उन्होंने इस सीजन में फॉर अ 18-year-old making an entry into the first team. Absolutely amazing figures है. और अब जो सिचुएशन है, इनफैक्ट ट्रांसफर मार्केट में भी जो सिचुएशन है एट हैंड ऑली के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है. बिकॉज मेसन ग्रीनवुड ने वो राइट विंग स्लॉट जो इतने दिन से काइंड ऑफ ओपन था, एंड काफी टाइम से सैंचो की बात हो रही थी कि राइट विंग यूनाइटेड का प्रोबेबली सैंचो ही सीज करेंगे आके, नंबर 7 जर्सी प्रोबेबली सीज करेंगे. तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ऑली के लिए भी कि क्या उन्हें लगता है कि मेसन ज्यादा आइडियल फिट है राइट विंग स्लॉट के लिए, बिकॉज अभी यंग है तो प्रॉब्ली सेंटर फॉरवर्ड नहीं खिला सकते उन्हें. 2 सेंटर बैक्स के बीच में खेलना काफी मुश्किल होगा. और जिस तरह से वो स्कोर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि टीम से ड्रॉप करना तो ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल हो गया. ऑली ने खुद ही मेंशन किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि किस तरह से वो सिचुएशन को देखते हैं, और क्या उन्हें अभी भी लगता है कि सैंचो पे उतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या अगर वो आते भी है तो मे बी रैशफोर्ड अभी उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो प्रोबेबली फिर रैशफोर्ड के बेंच होने की ज्यादा चांस है. तो अनीक, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में, मेसन और सैंचो वाले अभी जो ये सिचुएशन है इसके बारे में आपके क्या व्यूज है? इसको मैं मेसन वर्सेस सैंचो ना करके आई वुड रादर लाइक टू पुट इट कि हमें सैंचो की जरूरत है, बट देन वी डोंट हैव टू गो ऑल आउट. मतलब अगर if you're not getting the right price, let's not go for it. Let's not be bullied by these small clubs. When I say small clubs, I mean United is quite a huge club, and we have been bullied for the past few seasons. So वो market में change करना पड़ेगा. When you have players who are performing, back them up and go out in the market with some confidence कि नहीं है तो कोई और भी मिलेगा हमें. Players की कमी नहीं है market में, and talent की कमी नहीं है club में. So in that sense, I would say कि let's not spend too much on Sancho. अगर हमने अपना मैनेजमेंट ने अगर फिक्स प्राइस कर दिया है कि 55 मिलियन 58 मिलियन के ऊपर नहीं जाएंगे, let's stick to it. I don't know ये स्पेकुलेशन है या एक्चुअली यूनाइटेड मैनेजमेंट ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है, but whatever they have decided, let's stick to the guns and let's go all out. अर्नब, जैसा अनीक बोल रहे हैं कि सैंचो की जरूरत तो डेफिनेटली शायद अभी भी है, बट देन अब शायद ये थोड़ी श्योरिटी नहीं है कि सैंचो कमिंग इन डायरेक्टली वुड हैव अ प्लेस इन द स्टार्टिंग 11 और नॉट. तो प्रोबेबली इसलिए अनीक ये बोल रहे हैं कि मे बी ऑल आउट खर्च करना उन पे सही डिसीजन नहीं होगा. और एक्चुअली अगर सोचे तो मे बी एक बैकअप नंबर 9, क्योंकि इगालो पता नहीं और कितने दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे यूनाइटेड से, तो मार्शियल से वी आर स्टिल नॉट श्योर कि कैन वी एक्सपेक्ट 30 गोल्स आउट ऑफ मार्शियल सीजन इन सीजन आउट. तो वो अभी भी एक डाउट है. तो वुड इट बी बेटर टू स्पेंड ऑन अ बैकअप 9
who would provide us some goals or rather spend on Sancho, because अब हमें मेसन से डेफिनेटली अच्छे अमाउंट में गोल्स मिल रहे हैं. तो आपका क्या टेक है अर्नब? देखिए, मुझे लगता है कि अदर देन द मिडफील्ड पोजीशन जहाँ पे हम बड़े लकी हो गए हैं, सेंट्रल एरिया की बात कर रहा हूँ कि स्कॉट का भी फ्यूचर अच्छा लग रहा है क्लब में, फ्रेड अभी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मैटिच हैज गॉट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ वर्किंग आउट. पॉग्बा, ब्रूनो तो है ही. तो उसके अलावा बाकी सेंटर बैक, इवन ऑल्दो आई डोंट थिंक वी शुड गेट इट, लेफ्ट बैक, राइट बैक, कोई भी पोजीशन में हम जा रहे हैं, फॉरवर्ड, पूरी की पूरी फॉरवर्ड लाइन में कहीं भी हम जा रहे हैं, वी शुड नॉट गो फॉर एनीबॉडी हु इज सेकंड ग्रेड एट ऑल. मतलब टॉप के नीचे नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ वेरी हाई क्वालिटी टीम. अब हमें सिर्फ उसको और बेटर करना है. तो व्हेन यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, यू ब्रिंग द बेस्ट इन. मतलब उसके लिए आई डोंट बिलीव कि सांचो के अलावा से ऊपर एम्बापे के अलावा कोई है आज वर्ल्ड फुटबॉल में. तो मतलब ये वो उस लेवल की बात कर रहे हैं. और इस टीम में एक चीज की कमी है, वो है कि टू ड्रिबल पास्ट पीपल. तो वो एबिलिटी सांचो में है. आप वो बॉल को कैरी करके सीमलेसली आगे निकल जाते हैं. वो इन सारी की सारी टीम में पॉग्बा में है शायद, लेकिन पॉग्बा बहुत डीप खेलते हैं, तो और किसी में नहीं है. तो वो एक चीज हमें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि जब और टीम्स हमें वर्कआउट कर लेंगी, ब्रूनो को शट डाउन कर देगी टीम्स, तो हमारे लिए चांसेस क्रिएट करना टफ हो सकता है. और तो इट्स गुड टू हैव अनदर की टू द लॉक. तो और एट द सेम पॉइंट मैं तो यही कहूंगा, जो आपने टच किया पॉइंट, कि मुझे तो लगता नहीं कि ग्रीनवुड बैठेंगे. अब ग्रीनवुड बिल्कुल खेलेंगे और सैंचो खेलेंगे, और प्रोबब्ली स्टार्ट ऑफ द सीजन रैशफोर्ड से हम शुरू करेंगे, बिकॉज रैशफोर्ड इज अ नेशनल स्टार. बट आई थिंक इफ थिंग्स कीप गोइंग द वे दे आर गोइंग, अक्टूबर नवंबर तक रैशफोर्ड बेंच हो जाएंगे. सैंचो, मार्शल और ग्रीनवुड ही आपका फ्रंट थ्री होगा, क्योंकि जो 20 गोल्स एंड 20 असिस्ट्स लेके आ रहे हैं सैंचो इस सीजन, तो दैट इज अ ह्यूमंगस नंबर. मतलब जो कैरी कर रहे हैं वो, एंड इवन इंक्लूडिंग चैंपियंस लीग. तो वो परफॉर्मेंस I see, like I have been telling a few friends, I think Varun भी जानता है, I see a bit of a Welbeck syndrome in Rashford. As bad as that is, but as negative as that sounds, people might get angry at me, but मुझे दिखता है वो बड़े ही सिटर्स मिस कर जाते हैं, बहुत इजी सिटर्स कभी कभी. कल का भी जो वो चांस पॉग्बा ने उनको बना के दिया था, आई डोंट थिंक कि एक नंबर 9 को इससे अच्छा चांस एक मैच में मिलना चाहिए. मिल जाते हैं बट नहीं मिलना चाहिए, ये उसे कन्वर्ट करना चाहिए ये चांस. तो ये वो ग्राउंडेड ना मार के, अगर ऑन द टर्न वो हाई मारते थे. अब देखिए, मेसन ग्रीनवुड के एक ग्राउंडेड शॉट गया था, वो सेव हो गया. उन्होंने जो भी और बाकी शॉट्स मारे गोल जो हुए उनके, वो सब एयरबोर्न थे. तो वो क्लोज करना उनके लिए भी डिफिकल्ट था. वो आप हाथ उठा के ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते थे पेपर है ना एक शॉट को. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो दैट फिनिशिंग पार्ट. वो मुझे नहीं लगता रैशफोर्ड में है. तो सांचो विल पुट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन रैशफोर्ड. मार्शल इज अ बेटर फिनिशर देन रैशफोर्ड, एंड ग्रीनवुड तो चलो आप छोड़ ही दो. मतलब शायद इंग्लैंड के केन के बाद शायद अगर इंग्स को ना गिने तो बेस्ट फिनिशर है. तो मतलब आई थिंक कि बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला रैशफोर्ड के लिए, जो अच्छा है स्क्वाड के लिए, बहुत अच्छी बात है. तो वरुण मना कर रहे हैं, तो वरुण क्या कहना चाहता है? I to completely disagree with this. वैसे he's not been at his best, that's for sure. But I just saw a thread today which said कि Rashford का रोल बहुत चेंज हो गया after the lockdown. Before he was the leading man in the front line. Marshall injured हो जाता कभी ब्रूनो नहीं कर रहा था perform. ब्रूनो था नहीं obviously, so he had to do everything before. अब उसका रोल जो simpler हो गया, he has to just drop in, connect balls, pass into the final third. I saw a stat which said कि in the Premier League after it opened up, it said कि Rashford के number of balls into the box, completed number of balls is only second to Kevin De Bruyne. So that basically means उसका role बहुत different हो गया है. And one thing we know about Rashford is कि he always proves haters wrong. हमेशा ये हुआ है. जैसे starting of season में देखा था हमने कि Rashford बहुत ही pathetic form में था. But then as he had game time, he grew into the game, and then हमारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर था till he got injured obviously. मैं लेकिन like I would disagree with Varun and with Arnab on two different points. Basically ये चीज मैंने भी, I mean I also saw this stat कि Rashford is contributing a lot, he's coming back in and trying to create, but
आई डोंट अग्री कि रैशफोर्ड को वो करने की जरूरत है या उसे ये करना चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक विला या जो टीम्स सिट बैक कर रही है। तो रैशफोर्ड मेरे हिसाब से मेसन के बाद सबसे बड़ा गोल थ्रेट होना चाहिए हमारे लिए, अगर वो अपनी गेम को उस तरह उस लेवल पे लेके जा सकते हैं तो। और स्पेशली इस वजह से क्योंकि मार्शियल भी ड्रॉप इन करते हैं ना, तो हाँ राइट, सिमिलर टू व्हाट लिवरपूल आर डूइंग। और आजकल मॉडर्न डे फुटबॉल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, विंग फॉरवर्ड अंदर भागते हैं और ज्यादा स्कोर करने के कैंडिडेट्स है। मार्शियल भी ड्रॉप इन करके खेलने वाला, वो वी आर ब्लेस्ड कि मार्शियल ड्रॉप इन करके भी दूर से शूट्स में गोल कर सकते हैं, वो एबिलिटी उनमें है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मतलब ऑल आई कैन सी फ्रॉम रैशफोर्ड, एक्चुअली देखिए टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टॉप टू टॉप। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि बेंच पे बैठेंगे फॉर एग्जांपल डी मरिया और खेलेगा प्रॉब्ली सराबिया, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या मतलब आप बेंच पे उनको बिठा के नेमार को खिला रहे लेफ्टिंग में, तो दिस इज मतलब बेटर टू द बेस्ट, मतलब वो वाले ट्रांजिशन की बात है। तो इट्स नॉट दैट द बेटर इज नॉट नीडेड, तो रैशफोर्ड की भी बहुत जरूरत होगी, लेकिन अब बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि मैं तो नहीं देखता हूँ कि सांचो का गेम गिरेगा किसी भी तरह से, अगर और ग्रीनवुड का भी मैं गिरते हुए नहीं देखता हूँ। मार्शियल को जब मैंने पिछले मैच में देखा है, तो उनका जो हंगर मुझे दिख रहा है, जो इंटरेस्ट है उनको गेम में गोल मारने का, ये गोल करने की जो चाह, ये जब फॉरवर्ड में आने लग जाए ना, जो मुझे रैशफोर्ड में बिल्कुल नहीं दिखता। रैशफोर्ड में वो है ही नहीं कि मुझे गोल स्कोर करना ही है, मतलब इस मैच में मुझे ही गोल करके ही निकलना है। तो ये जो मार्शियल में भी कम था, लेकिन अब जो आ गया है, ये इससे अच्छा ओले जैसे मैनेजर को, जो खुद स्ट्राइकर है, इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिल सकती। वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि मार्शियल दुखी है, तो जैसे मोरिनियो खुश थे वो सॉन और लॉरिस की फाइट से, ओले इस बात से खुश है कि मार्शियल गुस्से में है वापस आ गया। आई होप मार्शियल मस्ट हैव ब्रोकन अ फ्यू थिंग्स इन द ड्रेसिंग रूम दैट मेक हिज पॉइंट क्लियर, तो मतलब अच्छा रहेगा। बट मतलब इंटरेस्टिंग है दिस वे और दैट वे। अगर रैशफोर्ड परफॉर्म कर जाए वो भी अच्छा रहेगा, अगर ना करे तो व्हाट आई कैन सी करेंटली इज आप अक्टूबर नवंबर में प्रेशर में रहेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब यूरो की भी तैयारी है। ग्रीनवुड खुद रैशफोर्ड का पोजीशन ना कहा जाए यूरो में, तो मतलब क्योंकि स्टर्लिंग और केन तो आप ले लीजिए कि खेलेंगे ही खेलेंगे, तो थर्ड पोजीशन सांचो और ग्रीनवुड दोनों यूनाइटेड में, तो मतलब ये बहुत ही मतलब एक मिक्स होता जा रहा है। एक पोजीशन के लिए 3 प्लेयर होंगे, वो तीनों यूनाइटेड में होंगे, तो मतलब बहुत ही बड़ा कैच आने वाला है, देखते हैं। रैशफोर्ड के लिए बहुत ही डेंजरस होने वाला आगे का टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कि लेकिन उनका पॉलिटिकल इमेज अच्छा हो गया, पब्लिक इमेज अच्छा हो गया इस ब्रेकडाउन में। that is what defines a player, I think. जब challenges आएंगे, how you overcome the challenges, that is how you're defined as a good player, as a great player. So now it is the time for Rashford to think back and understand कि यार मेरा गेम अब ये है and I have to play, क्लब में ये चल रहा है, I have to play this way, otherwise खतरे में है। ट्रांसफर मूवमेंट तो होगा ही फॉर श्योर। ट्रांसफर विंडो में वी हैव आई मीन देयर विल बी सम एडिशंस, सैंचो आया कोई और आए, तो आई थिंक रैशफोर्ड विल बी थिंकिंग अबाउट इट। और रैशफोर्ड एक बात जो अनिक की मुझे अच्छी लगी कि रैशफोर्ड में पहले भी हमने देखा है कि वो डिजायर है टू गेट बैक, मतलब वो फाइटिंग स्पिरिट है जो मुझे मार्शियल में, ऑल्दो अभी इस मैच में बहुत हाँ, बट उस मार्शियल में थोड़ी ये मुझे एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम लगती है कि मे बी वो थोड़ा बहुत जल्दी काइंड ऑफ डिसहार्टेंड या ऐसा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और अगर वो इसको यूज कर सके टू ग्रो, लाइक दे ऑलवेज से कि अगर टीम मैच जीत गई है बट स्ट्राइकर ने गोल नहीं स्कोर किया है तो स्ट्राइकर इज नेवर हैप्पी, तो मतलब दे आर दोस काइंड ऑफ ग्रीडी बट एडिंग ऑन टू ग्रिलिश को साइन कर लेते हैं, जैसे वरुण कह रहे थे, अगर ग्रिलिश को साइन कर लेते हो आप, तो क्या आपको जरूरत है कि एक और प्लेयर रैशफोर्ड जैसा हो जो डीप आके पासेस करे, या बस ब्रूनो पॉग्बा ग्रिलिश है? अगर आपको कोई डीप आके पास करने वाले प्लेयर चाहिए तो मैं ग्रिलिश को उतार दूंगा वहां पे, आई सी मोर पासेस गोइंग थ्रू। तो मतलब रैशफोर्ड हैज टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, जैसे अनिक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मतलब इट्स टाइम कि ही रियलाइजेस दैट विंग पोजीशन इज नाउ अबाउट स्कोरिंग मोर देन अबाउट पुटिंग इन क्रॉसेस और बॉल्स इन। तो अब मॉडर्न डे फुटबॉल के साथ आपको चलना पड़ेगा, वरना हम सब मोरिनियो बन जाएंगे और हम तो वो पीछे ही छूट जाएंगे और गेम आगे निकल जाएगा। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जैसे अभी सिमरनजीत ने कहा कि मार्शल का एटीट्यूड चेंज है, आई थिंक पूरे टीम का एटीट्यूड चेंज हो रहा है एंड गेम ऑन गेम हो रहा है। रीस्टार्ट के बाद अगर आप स्पर्स से मैच से हर एक का एक्सप्रेशन देखो ड्यूरिंग द मैच एंड आफ्टर द मैच, द बॉडी लैंग्वेज इज चेंजिंग।
मार्शल का भी काफी चेंज हुआ है, ग्रीनवुड ऑफ कोर्स, पॉग्बा, ब्रूनो, रैशफोर्ड का अभी तक उतना कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक. Right. Coming back to the point, Sancho चाहिए कि नहीं चाहिए टीम में? तो for me it's simple. Like you see a player who is potentially world class, you sign him. तो मतलब है ही. And fees अगर reasonable है, I'm not saying with the 120-130 million fees in this market तो sign करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए. But अगर 80 million तो definitely we should go for him. चाहे Rashford has to sit, चाहे Martial has to sit, चाहे Greenwood has to sit. Because 60 odd games खेलते सीजन में, तो you can't say कि Greenwood 55-60 games खेल रहा है. And we've always seen कि हम लोग डाउन स्लोप ऑफ फॉर्म हिट करते ही करते, स्लम्प होता है हमारा फॉर्म, तो दैट टाइम वी नीड प्लेयर्स टू गिव अस ऑप्शंस. जब रैशफोर्ड आउट ऑफ फॉर्म था तो वी डोंट हैव एनीवन टू कम इन प्लेस फॉर हिम. जब मार्शल जाता तब नहीं होता. तो इफ वी हैव 4 or 5 players for the same positions, so for the same 3 positions, so it would always be a good thing for us. And Sancho is not only a right winger, he can play left wing, he can play attacking mid, and मतलब basically बहुत ही फ्लूइड फ्रंट थ्री में तो कहीं भी खेल सकता है वो. तो अकॉर्डिंग टू मी सैंचो तो होना चाहिए, मतलब इन आवर समर बाय लिस्ट. Talking about Grealish is a backup, clearly a backup option. He's not going to be a starter. 30-40 मिनट में हम snap कर ले उसको for a Bruno replacement or a Pogba replacement or even a wing replacement. Wings पे भी खेल लेता है, तो he's going to be a very perfect backup option. But वो है, like as you said कि हमें अपनी टीम को improve करना है, not just buying substandard players. So that can be an option. Yeah. If you, I think Rashford का form 4 games में 3 goals plus assists is not that bad. And right. He looked kind of clumsy, but he will be back because he अभी आज देखो 5-6 months के playing time के बाद वो आया है, मतलब rest time के बाद वो आया है with after a back injury. So yeah. Definitely, I think injury. I think Varun has a point here. जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि after this lockdown, everyone has come back very well. Bruno, Pogba, Greenwood, Martial, Rashford. If he takes some time, and I mean, he takes some time to settle back and then improve his performance, that is also good enough. तो वो चीज हमारे expectation फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे. And we want everyone to perform, all the playing 11 to perform at their peak. Yeah. At least 90% तो definitely. option. Exactly. I think it would be too early to judge. अभी मतलब लॉकडाउन के बाद काफी अर्ली होगा जज करना कि रैशफोर्ड अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उन्हें बेंच होना चाहिए. बट डेफिनेटली जिस तरह से हम खेल रहे हैं, टॉप 4 लुक्स लाइक वेरी वेरी प्रोबेबल नाउ, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बिकॉज लेस्टर के करंट फॉर्म, अगर पोस्ट लॉकडाउन के फॉर्म के बारे में बात करें, और उन्होंने ऑफ लेट पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं आर्सेनल के साथ और एवर्टन के साथ भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो ऐसा लग रहा है कि अब टॉप 4 वाला जो रेस है वो इट्स ऑलमोस्ट इन आवर ओन हैंड्स, राइट? इन आवर ओन फेट. अगर हम लोग सारे मैचेस यहाँ से जीत जाते हैं तो मैथमेटिकली 100% वी आर इन द टॉप 4 बिकॉज लास्ट मैच ऑफ कोर्स लेस्टर के साथ है हमारा. और एंड उसके अलावा अगर चेल्सी के बारे में बात करें, चेल्सी के बारे में अगर बात करें तो चेल्सी के भी अभी 2-3 इंपॉर्टेंट फिक्चर्स बाकी है. लिवरपूल के साथ तो ऑफ कोर्स एक फिक्चर है जिसमें आई थिंक होपफुली चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, और उसके अलावा वुल्स के साथ भी खेल रहे हैं चेल्सी, एंड शेफील्ड के साथ भी एक गेम है. तो क्या लगता है अर्नब, आई मीन जैसा अभी सिनेरियो है टॉप 4 तो आई थिंक शुड बी प्रीटी मच देयर, बट व्हाट डू यू से अबाउट इट? एंड क्या आपको लगता है कि डू वी स्टैंड अ चांस कि चेल्सी से भी ऊपर हम जा सकते हैं, एंड प्रोबब्ली जो ड्रीम टॉप 3 फिनिश इस वक्त हमारे लिए है वो अचीवेबल है अभी? हाँ बिल्कुल. थर्ड, मैं तो थर्ड ही मान के चल रहा हूँ राइट फ्रॉम जब से लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि लेस्टर ऑलरेडी स्लो डाउन कर चुके थे बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड, और अब तो मतलब बिल्कुल अब उनकी भी वो नहीं है क्योंकि फिक्सचर्स भी उनके बहुत टफ है. अब शायद उतने टफ लग नहीं रहे थे क्योंकि वो मनवे वाला इम्पैक्ट उतना नहीं था, बट फिर भी उनके काफी डिफिकल्ट फिक्सचर्स है, तो ये होना ही था. स्क्वाड उनकी कोई मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं था. फर्स्ट टीम अच्छी थी उनकी, तो लेकिन स्क्वाड अब जब मैडिसन इंजर्ड हो गए हैं, तो अब चिलवेल की इंजरी है, तो 2 बहुत ही बड़े प्लेयर निकल गए हैं, तो होना ही था. तो टॉप 3 आई थिंक थर्ड है हम, और तो विच विल इनफैक्ट मीन दैट इफेक्टिवली वी आर सेकंड, क्योंकि 13th को सिटी विल ड्रॉप आउट, तो उसके बाद तो आई थिंक हाँ वी आर देयर. तो आई एम नॉट वरिंग अबाउट दैट. आई होप कि हम सारे फिक्सचर जीते, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सीजन के एंड से लेके अगले सीजन के बिगिनिंग में इतना कम टाइम है
बीच में यूरोपा भी है, तो हमें वो भी फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करना है. तो दिस इज लाइक प्री सीजन फॉर एवरीबॉडी. तो हम इसमें जो भी कर रहे हैं ये हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा, हम इसी को पुल थ्रू कर जाएंगे और हो सकता है सीजन के पहले 4-5 मैच इसी मोमेंटम में हम जीत जाए. तो वो कैरी करना है, रुकना नहीं है उससे हमें. लॉट्स ऑफ फुटबॉल कमिंग अप, मतलब काफी एट अ स्ट्रेच बहुत फुटबॉल है. तो अनिक, जैसा कि अर्नब बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम टॉप 3 में फिनिश कर जाएंगे, एंड तो दैट ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि चेल्सी भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, एंड और लेस्टर का इनफैक्ट देखा जाए तो एक स्पर्स के साथ भी गेम है, वो भी क्रूशियल मैच हो सकता है. मोरिनो एज वी नो ऑन हिज डे मतलब लेस्टर को डेफिनेटली बीट कर सकते हैं. तो आपको क्या लगता है कि टॉप 4 इज व्हाट यू थिंक should be reasonable, या do you think कि हम top 3 में भी finish कर सकते हैं? I think top 4 is done. Top 4 तो हम है ही. That is not a problem. Even if we drop a few points किसी एक मैच पे, still top 4 है. But top 3 के लिए is the challenge. I think Chelsea has little upper hand. But if depending upon the last match, actually last match अगर United और Leicester का जो होगा उस पर depending, it's either third or fourth. मतलब फोर्थ तो वैसे भी हो ही रहा है. सो थर्ड पॉइंट के लिए आई एम बैंकिंग एवरीथिंग ऑन द लास्ट मैच. और लास्ट मैच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग चेल्सी टू ड्रॉप टू मेनी पॉइंट्स. या और लास्ट मैच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शायद चेल्सी भी मेरे ख्याल से लास्ट मैच ही खेल रही है वुल्स के साथ खेल रही है. वो भी बहुत ही, आई थिंक वुल्स का धीरे-धीरे दे आर आउट ऑफ द इक्वेशन नाउ. डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था आर्सेनल के साथ भी. तो या डेफिनेटली. तो वरुण, आपका क्या कहना है इस बारे में? My take on top 4 is, yeah, it's kind of certain that we're going to finish fourth, because Leicester though doesn't look like the same team after lockdown. Now उनका defensive stability है वैसी है, and attack तो मतलब काफी dead लग रहा है. Meanwhile, for the third position, Chelsea is a very very nice team. They play beautiful football, no denying. Lampard बहुत अच्छा football खिला रहा है उन्हें, especially with Pulisic in form, so they look pretty lethal. But उनका वही है कि defensively, set pieces and all that, they really just mess it up there. You can't do anything. So Chelsea will drop points for sure. It's not like they won't drop points. It's now up to us. If we win all the remaining fixtures, we're gonna end up third. If we don't top 4, though, I still think that's pretty. मतलब not even being... Kurt Zouma है भाई, वो is a Stoke City defender यार. मतलब वो लेवल के साथ खेल रहे हो. Lampard is crippled. And who's the best defender अभी? मतलब रूडिगर, क्रिस्टियन कुछ भी नहीं कर पाते हैं. बताओ यार. और भी अभी as per I mean because मार्को अलोंसो भी शायद सुटेबल नहीं लग रहे हैं और एमरसन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो लेफ्ट बैक भी उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है चेल्सी के लिए अभी. तो डेफिनेटली चेल्सी काफी प्रोबेबल है कि चेल्सी भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी. एंड टॉप थर्ड इज फॉर अस टू लूज. अगर टॉप थर्ड इज फॉर अस टू लूज, टॉप थर्ड पोजीशन, राइट. तो टॉप 4 तो है ही. टॉप 4 तो है ही, और डेफिनेटली टॉप थर्ड भी लुक्स लाइक इट्स जस्ट अस टू लूज. चेल्सी डेफिनेटली पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, एंड ये काफी अच्छा फिनिश हो जाएगा कंसीडरिंग द फैक्ट कि जैसे सीजन शुरू हुआ था एंड फिर द वे थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी, बहुत नेगेटिविटी हो गई थी. और एक टाइम तो ऐसा भी था कि बात हो रही थी कि ओले शायद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट इफ वी कैन एक्चुअली पुल इट ऑफ इन टॉप 3 एंड देन मे बी विन अ कप और 2 एज वेल, तो काफी ड्रीम फिनिश हो जाएगी हमारे लिए. बट एक और पॉइंट यहाँ ये है कि गोइंग फॉरवर्ड साउथहैम्पटन वाली गेम, that can be a real punch in the, because साउथहैम्पटन वाली गेम का बहुत डाउटफुल है. साउथहैम्पटन सबसे ज्यादा दौड़ने वाली टीम है और डैनी इंग्स जिस तरह के फॉर्म में है इस वक्त. वरुण, आपको क्या लगता है कि साउथहैम्पटन वाली गेम कैसे व्यू करते हैं आप? क्या डिफिकल्ट मैच होगा यूनाइटेड के लिए? साउथहैम्पटन ने लास्ट लॉकडाउन के बाद they had a really good run. I think 3 wins and 4 they just lost to Arsenal, and Arsenal भी they gave a very good fight. They beat City. अब मेरे तो बहुत सिंपल है साउथहैम्पटन को रोकना. You have to stop Ings and set pieces, और कुछ नहीं है. Southampton they play good football, no doubt. अभी जो Hassan Nuttall जो भी कोच है उनका, they play good football, but simple है. We need Pogba to dominate the midfield and stop Ings and उनके set pieces. वो Ward-Prowse है, वो अच्छे देता है. तो I view it as a comparatively simpler game. मुझे क्रिस्टल पैलेस फिर भी एक टफर फाइट लगती है, बिकॉज वही वो लोग प्रॉपर प्रीमियर लीग टीम है, हार्ड एज फक टीम है, सिट बैक करते हैं एंड काउंटर पे मारते हैं. तो वी आर ऑलवेज थ्रेटन्ड बाय दोस काइंड ऑफ टीम्स जो मतलब मैगवायर को तो स्पिन कर पाए और लिंडलॉफ को हिला पाए.
So that's my view on it. Right, or Crystal Palace, in fact, they gave a very strong fight to Chelsea. So you never know. Anik, आपको क्या लगता है? Although Southampton, because काफी उनके running stats अगर देखें तो काफी ज्यादा है, and हमारे पास हमारे center backs भी comparatively थोड़े slow है, and Matic की भी game you never know, someone might get beside उनके बगल से अगर निकल जाए तो वो भी एक issue हो सकता है. तो आप कैसे देखते हैं Southampton वाली game को? If we play our game, जैसे हमारा फॉर्म है अभी, I don't think Southampton match would be that much of a challenge for us. Of course वो काफी भागते हैं, I mean थोड़ा सा issue रहेगा डिफेंस के लिए, but if we end up scoring like we are doing right now or creating chances, it is not a problem. ये देखना पड़ेगा कि मैटिच खेलते हैं कि नहीं Southampton वाला मैच, because as we spoke earlier in one of our conversation कि I expected Matic to play this the last match Aston Villa. But now the break is too short. अब उसमें मैटिच वापस आते हैं कि नहीं, या मैकटोमिने आते हैं, या फ्रेड कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, वो एक चैलेंज रहेगा. एंड ऑल्सो एक जो कंसर्न है, अदर देन प्रीमियर लीग हमारे ऑलमोस्ट 12 मैचेस बचे हुए हैं इफ वी कंसिडर कि वी कीप ऑन विनिंग एंड प्ले फाइनल्स ऑफ यूरोपा एंड FA. तो उसमें इफ वी कीप प्लेइंग दिस 11, अब कैन वी कीप प्लेइंग दिस 11 इज द क्वेश्चन. क्या ब्रूनो, पॉग्बा, ग्रीनवुड सब खेलते रहेंगे? उसमें एक ब्लिप ना आ जाए, वो एक इशू है, बिकॉज कोई बैकअप नहीं है मेरे हिसाब से. एज ऑफ नाउ ब्रूनो और पॉग्बा के लिए कोई बैकअप नहीं है. राइट, और इसीलिए शायद ग्रीलिश के साथ इतने स्ट्रॉन्ग लिंक्स है, तो डेफिनेटली एज अ बैकअप साइनिंग तो बहुत ही जरूरी है. अर्नब, काफी आई मीन ऑलवेज सेम टीम काफी टाइम से खिला रहे हैं, और अब आगे का जो वीक या 10 डेज है, तो काफी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे 2 प्रीमियर लीग मैचेस है. तो आप कैसे देखते हैं साउथहैम्पटन और क्रिस्टल पैलेस वाली गेम को? आई थिंक हमारे पिछले एडिशन में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि ओले, मैं देखता हूँ कि या तो वो A टीम खिलाते या तो वो सीधा B टीम खिलाते. मतलब सारे प्लेयर कॉम्बिनेशन, 1-2 प्लेयर होते हैं जो वो पिक करते हैं. ये बदलना पड़ेगा. ये उनको समझना पड़ेगा कि उनको 4-5 प्लेयर उनको यहाँ से पिक करने हैं. वो हमेशा सिर्फ मैग्वायर को स्टार्ट करवाते हैं, वो एक कांस्टेंट है, और उसके अलावा बाकी सारे बदल देते हैं. वो आप फ्रेड स्कॉट को एक साथ नहीं खिला सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेड को नहीं खिला सकते, आप स्कॉट को नहीं खिला सकते. तो वो मिक्स होना चाहिए था. आई थिंक एस्टन विला हमारा वीकेस्ट ओपोनेंट था इस बाकी के 4 मैचेस, और फ्रेड को आई थॉट इस मैच में तो स्टार्ट करवाना चाहिए था, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एस्टन विला डोंट स्कोर गोल्स, इट्स सिंपल. तो बट दैट्स नॉट द केस विद साउथहैम्पटन. जैसे वरुण ने कहा कि साउथहैम्पटन डू स्कोर गोल्स एंड इंग्स स्कोर्स गोल्स एवरी टाइम आजकल. मतलब तो आप उस चीज को बिल्कुल लाइट नहीं ले पाएंगे. और साउथहैम्पटन एक चीज मिस कर रहे हैं, वो मैंने उस दिन देखा था, तो आई थिंक जिनीपो के स्टैट बड़ी इंटरेस्टिंग है. जिनीपो आई थिंक टॉप 10 ड्रिबलर्स में है इस साल यूरोप में. तो और जिनीपो इंजर्ड है. बस यही बात है कि साउथहैम्पटन अब सेट पीसेस पे कंसंट्रेट करते हैं. इंग्स के रन्स अब सिर्फ सेट पीसेस बेस्ड है, और कोई एक वो फुल क्रॉस डाल दे वॉर्ड प्राउस जिनकी डिलीवरी अच्छी है तो हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों को ट्रैक डाउन नहीं करते. दे विल रन विद ब्रूनो. आई एम वेरी श्योर कि ब्रूनो को एक बंदा ट्रैक करेगा. वो एक इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी तक ब्रूनो ने फेस नहीं की होगी जो वो साउथहैम्पटन के साथ फेस करेंगे. आई हैव दिस पॉइंट डाउन राइट फ्रॉम लास्ट वीक, दिस मैच डाउन फॉर 1 पॉइंट. तो आई विल स्टिल स्टिक टू दैट. आई थिंक इस मैच में ही हम 2 पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, और बाकी सारे मैच वी विल विन, including Leicester, and I see Leicester dropping quite a lot of points, so doesn't matter I think in the race. In fact, Chelsea भी points drop कर जाएंगे, तो I still see us finishing in top 3. लेकिन मतलब this match is going to be tough to say the least. मतलब क्योंकि वो they are going to हमारी intensity को वो मैच करेंगे. जैसे ओले ने अब कह ही दिया कि तो ग्रीनवुड भी ट्रैक होंगे, there will be runners with Greenwood. I don't think anybody is going to get a free run. So if Pogba is not going to get the freedom, so but हाँ skill पे शायद हम मार जाए, but let's see. I mean, I hope we put in our best performance. We will score goals, but the thing is, like I said, you have to outscore us. They probably won't outscore us, but they can match us with Ings. So that is possible. Yeah, I mean, अर्नब के अगर व्यूज देखें तो काफी रिस्की हो सकता है यूनाइटेड के लिए, बिकॉज अगर पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो
ठीक है, ऑल्दो हम रिलाई कर रहे हैं इस बात पे कि चेल्सी या और लेस्टर भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, बट फिर भी आई मीन आई वुड से कि ऑल्दो आई थिंक सबसे डिफिकल्ट मैच होगा ये हमारा, बट स्टिल आई फील कि वी शुड बी एबल टू प्रॉब्ली स्किल के बेसिस पे मे बी एक मेसन का काफी एक ऑसम गोल हो जाए एंड ऐसा कुछ हो तो शायद हम, मेरे हिसाब से हम ये मैच भी जीत जाने चाहिए एंड वी शुड विन ऑल आवर अपकमिंग मैचेस। तो टॉकिंग ऑफ विच, सरप्राइजिंगली जैसे मुझे भी लगा था कि विला वाले मैच में हम डेफिनेटली मैटिच को ड्रॉप करेंगे और फ्रेड को एक चांस मिलेगा, और भी शायद थोड़ी रोटेशन बेई को मैंने एक्सपेक्ट किया था विक्टर लिंडलॉफ की जगह, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके ड्रॉप करना जरा मुश्किल हो गया एक्चुअली, आई थिंक साइन करते ही आप उनको बेंच कर दे तो ये ओले थोड़ा टफ हो गया, तो उनको खिलाना पड़ा। He took him off at 65 or 66, I think. Right. He didn't take. Actually, those 5 sets are really playing into our favor. Yes. Full intensity खेल पा रहे, तो 60 और मिनट जब पूरी टीम खेलती है, we just go all guns blazing. उस हिसाब से सही है। इगालो इस 5 सब्स्टिट्यूशन में इगालो का बहुत अच्छा रोल रहा है, मतलब जिस तरह से वो कभी भी 10-20 मिनट के लिए खेल जाते हैं और he does hold up the ball, मतलब he does do the hard work. Hold up काफी I think काफी frequently ये हुआ है कि he has almost gone on to score something and in fact he got a penalty for us, तो scoring natural है उनकी, but मुझे थोड़ा सा overweight लगते हैं, पता नहीं मतलब probably एज से हुआ है, factor and scoring natural है उन्हें, वो I don't think so किसी स्ट्राइकर से अब ले पाएंगे। यही मैं वापस वही रैशफोर्ड पे आ गया था। I think one thing I would want to say is कि ये 5 सब्स्टिट्यूशन के बाद if we end up scoring some goals, I think अभी तक किसी मैच में हमने वो नहीं किया है। Right. I remember Sheffield का, I missed the Spurs match because मैं किसी और काम में बिजी था, but I noticed the Sheffield match, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हुआ वो फॉरवर्ड रन्स बंद हो गए, एक्सेप्ट बिसाका, आई थिंक सबने साइड पास शुरू कर दिया था, माटा पिच पे थे, and it was the old United again for the last 10-15 minutes. We also had Pereira. Disappointing. We also had Pereira coming in those matches, so this is dynamics. True. So after the substitution, we would expect we should see some goals. That will also give us some confidence. डेफिनेटली अभी जब सब्स्टिट्यूट्स हो जाते हैं एंड नॉट जस्ट 5, दो सब्स्टिट्यूट या 3 सब्स्टिट्यूट के बाद भी ऐसा लगता है कि हम शायद अब और एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि मैच में कुछ होगा, एंड प्लेयर्स भी काइंड ऑफ मतलब जिस तरह से गेम होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे, जो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ फ्रेड इज फाइटिंग फॉर अ स्टार्टिंग 11 स्पॉट एंड वांट्स की मैटिच को रेगुलर इंटरवल्स पर ड्रॉप करके उसको चांस मिले, या फॉर दैट मैटर मैकटोमिनी भी, तो जब वो आते हैं, डैन जेम्स में मुझे वो स्पार्क दिखी है, इनफैक्ट एस्टन विला वाले मैच में भी राइट आफ्टर ही केम ऑन, एक शॉट था, ऑन टारगेट नहीं था भले, ऑफ टारगेट था, तो वो स्पार्क आई थिंक अगर इनमें हो तो डेफिनेटली दे वुड स्टैंड मोर चांस इन टर्म्स ऑफ जब भी रोटेशंस हो तो इन्हें चांस मिले। बट अगर बात करें प्लेयर्स की तो ऑफ द बेंच जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो हमारे मेन कोर स्टार्टिंग 11 में अगर हम देखें तो अब बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हो गए हैं जो कि हर मैच में लगता है कि गेम गोल स्कोर करेंगे या चांसेस क्रिएट करेंगे। पोग्बा का तो बहुत अच्छा रन चल रहा है, ब्रूनो इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेसन तो अब इन टर्म्स ऑफ गोल्स तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो क्या लगता है वरुण, आपसे शुरू करते हैं, अभी आगे के जो आने वाले मैचेस है या इस वीक की बात करें साउथहैम्पटन और क्रिस्टल पैलेस की, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, और लाइक हु वुड यू पिक अप फॉर द प्लेयर ऑफ द वीक से फॉर दिस अपकमिंग वीक? Solely based on performance तो मैं नहीं ले पाऊंगा, on statistics देख लो तो ग्रीनवुड एंड ब्रूनो, बिकॉज बहुत ही सिंपल है, बिकॉज दे हैव आउटस्कोर्ड नंबर ऑफ गोल्स एंड असिस्ट, तो दोनों के मैक्स है। इनफैक्ट ब्रूनो का पिछली गेम वाजंट अप टू हिज लेवल, if you guys agree, मतलब Bruno was kind of missing really good balls and all that, but he still got a goal and assist. So based on numbers तो देखो तो Greenwood and Bruno, but consistent performance देखो तो Matic was my player. He's been really solid. He makes a mistake or two throughout, like पूरे गेम में एक mistake हो जाती है, but that's fine. I think he's also catching up with his age. पूरा reinvented player तो यही लग रहा है मुझे, Matic लग रहा है, who is basically let the whole team run. पूरी टीम उसके वजह से रन कर रही है, like defensively we are solid and he's also taking out balls to the right wing and basically creating play for us. ब्रूनो तो देखिए कांस्टेंट है, मुझे लगता है कि इस क्लोज होने तक ब्रूनो हमेशा टॉप चार्ट्स में रहेंगे हमारे हर। ही इज व्हाट केविन डे ब्रुयने इज टू सिटी, ब्रूनो इज टू यूनाइटेड, मतलब एवरीथिंग दैट हैपेंस वो उन्हीं के थ्रू होगा।
We have to create options going in the towards the next season. We have to create more players like Bruno. पर वो ब्रूनो ही क्रिएट करवा रहे हैं लोगों से, वो फायर उनमें ला रहे हैं. तो आई होप, आई जस्ट विश, मैटिच को बड़ा अच्छा पॉइंट बोला वरुण ने, मतलब आई होप कि इस कमिंग वीक में मैटिच का रोल बहुत क्रिटिकल रहा है, बट फिर वो अनिक का जो पॉइंट है वो भी क्रिटिकल है कि क्या वो दोनों के दोनों मैचेस खेल पाएंगे. तो आई वुड से आई वांट टू सी हैरी मैग्वायर हैव clear all doubts and dominate for this coming week and probably get a goal. मतलब I don't see कि Spurs I don't see Southampton having a very tall unit. So I hope कि Maguire can go in there and get us a goal. He deserves a goal. और काफी बार बड़े क्लोज आते हैं, गोल नहीं हो पाता है. और पीछे तो वो डोमिनेट करे, वो रन करे शो, क्योंकि यूनाइटेड जैसी टीम में आपको एज अ सेंटर बैक आप उनमें एबिलिटी है, वो रन कर सकते हैं. तो आई होप कि वो उस तरह से कंट्रोल करे डिफेंस को, ताकि पोग्बा और ऊपर जाके खेल सके. ऐसा होने लग गया तो फिर ये साउथहैम्पटन, पैलेस, these matches will become very very academic for us. It would be just turning up and getting another 3 points. So he just needs to make it solid back. So I am going to bet on Maguire to have a wonderful week and take us through. मैग्वायर की अगर बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे आज सुनने को मिला था कहीं कि बॉर्नमाउथ वाले मैच में ही गॉट नटमेग, एंड एक इंटरनेशनल लेवल का सेंटर बैक, इंग्लैंड इंटरनेशनल, तो वुड नेवर लाइक दैट टू हैपन. एंड मतलब Van Dijk has got nutmegged. Don't worry. And in international, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो it happens. Right. But then that is good for us because I mean जो डिस्कशन उस वक्त हो रही थी वो ये थी कि he would definitely have had a sleepless night, और वो definitely विला वाले मैच में आके प्रूव करना चाहेंगे कि वो absolutely world class है. एंड मुझे ऐसा लगा था डिफेंसिवली तो obviously हम लोग solid ही लगे थे apart from the first 10-12 minutes I thought, but उनकी जिस तरह से वो बॉल स्प्रेड कर रहे थे और उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी हमें पता ही है कि डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बट विला वाले मैच में मुझे स्पेसिफिकली लगा कि बॉल प्लेइंग एबिलिटी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई अपनी. तो आई विल आल्सो, मैं तो ये भी चाहूंगा कि एक वो विडिच वाला एंगल आए उनमें भी, वो यू नीड टू रफ अ फ्यू पीपल अप. तो आई होप जब वहां से वो मैच से जब वो फॉरवर्ड निकले तो वो अगली बार ना खेलना चाहे मैग्वायर के अगेंस्ट में. ऐसा उसके ऊपर मतलब ही शुड गो बैक विद इम्पैक्ट होना चाहिए, सम बम्प्स जो अगले दिन सुबह को पता चले उसे. ये बहुत क्रिटिकल है. और मतलब अब हम बात करते हैं कि ऐसा एक सेंटर बैक प्रॉब्ली हम ट्रांसफर मार्केट से ढूंढ के लाए, या बिकॉज हम शायद रियो फर्डिनेंड वाली इमेज देखते हैं ज्यादा मैग्वायर में rather than विडिच वाली द काम है. Ferdinand was fast. Rio Ferdinand was really fast. So Maguire has to be that physically dominant guy. He's the slab head. अगर उनके साथ किसी का हेड क्लैश हो गया तो I don't think that person will wake up. तो मतलब that sort of a thing, he has to play on that. He has to get a little more dominant. He has to impose himself more. वो आजकल के किसी भी डिफेंडर में नहीं दिखता other than Van Dijk. मुझे वरान दिखता है, Van Dijk में है, वो impose करते, वो फॉरवर्ड्स को चैलेंज करते, उनको इंटाइज करते हैं, take me on. तो it's not like he's faster than Mbappe. वो अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, लेकिन he puts Mbappe under pressure. तो वो मैं वैन डाइक से थोड़ा मैग्वायर से चाहूंगा कि वो डोमिनेट करे, भले पेस पे ना करे लेकिन फिजिकली डोमिनेट करे. वो लॉन्ग टर्म के लिए यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छा है. वो कंपोजर हमारे 5 मैटिच के ऊपर जो 5 लोग हैं उनको बिल्कुल फ्री कर देगा. दे वुडंट नीड टू वरी अबाउट कमिंग बैक, और फुल बैक्स विल बॉम्ब ऑन. तो वो जरूरी है. वो एक जो शेकीनेस, अगर 1% 10% भी शेकीनेस रहता है ना बैक में, तो वो प्ले में दिखने लगता है. पीपल स्टार्ट टू मूव बैक, मूव डाउन. वो ना हो, मतलब बहुत once somebody starts imposing themselves, I am very confident Maguire has that in him. वो कर सकते हैं. उन्होंने वो इंग्लैंड के लिए यूरो में किया है उस तरह का डोमिनेशन, क्योंकि वो स्टोन्स के साथ खेल रहे थे. तो अब समझ सकते हैं कि मतलब मैग्वायर ने कितना अच्छा इम्पैक्ट किया होगा कि इंग्लैंड रियली डिड नॉट कंसीड मच. तो ही कैन डू इट. आई होप आई सी दैट दिस वीक, क्योंकि इस वीक में पता भी चल जाएगा सिटी का रिजल्ट, और इसी वीक में आई थिंक वी विल सील एट टॉप 4. अगर हम ये दोनों मैच जीत जाते हैं, I see Chelsea dropping points at Sheffield's, and I also see Leicester dropping some points this week again. तो अगर ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं तो I think ये वीक हमारा फाइनल क्लोजिंग वीक होगा. नेक्स्ट वीक यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन सांचो.
राइट, सो काफी कंक्लूसिव डिस्कशन कर ली अर्नब ने, और काफी फार फेच भी चले गए सैंचो तक. वरुण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद डिसएग्री कर रहे हैं कहीं पर? I would only disagree कि मैगवायर में वो फिजिकल तो है but aggressive नहीं है. मैगवायर, he's a very calm player. Now we can't compare every centre back we have to a profile of Ferdinand or Vidic. नहीं हो सकता. Probably Maguire is someone like a company जो he can dominate but calm head है always, like more often than not. वैसे कंपनी was not calm headed यार. वैसे कंपनी was not calm headed यार वैसे. नहीं, but I get you. But yeah. Yeah, so we can't compare every centre back to a Vidic or a Ferdinand. So I would still want कि we sign a proper aggressive centre back which complements Maguire's abilities. Although Lindelof has been doing pretty decent, but we don't want decent. We want like world class. अब एक मतलब चाहिए कि centre back हो जो sorted हो for the next 5-6 years at least. तो which I see Koulibaly में है, मतलब 5-6 तो 3-4 years तो है उसके पास. So if we spend the spoiling money, which I think we're gonna get 20 million, and get in a Koulibaly type of player, yeah, मतलब some promising centre back who is physically dominant, basically who complements Maguire's abilities, so we do pretty well. तो ये सेंटर बैक्स की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग हो जा रही है, एंड वरुण ने अच्छा पॉइंट एक लेके आए वो कूलीबाली के बारे. तो हमारा एक इसी पॉइंट पे एक डिस्कशन, एक वीडियो कल आएगा ट्रांसफर हसल पे, तो प्लीज डू वॉच दैट, स्टे ट्यून्ड. एंड अनीक, आपके पास वापस आते हैं. आपको क्या लगता है कि कमिंग वीक कौन सा वो यूनाइटेड प्लेयर होगा जो स्टैंड आउट करेगा? अगर हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, गोल एंड असिस्ट की, देन ऑफ कोर्स इट विल बी ब्रूनो एंड ग्रीनवुड. But then this team is not just about Bruno and Greenwood right now. It is about 3-4 players combined. It is about Pogba, Matic, Bruno, Greenwood, Martial to a certain extent, and also the fullbacks. So what I would ideally like to see is more involvement of fullbacks. So Bissaka and Luke Shaw are doing pretty well, but maybe some assist and some goals from that side, and some unique play from that side, and that sums up the week for us. Then अगर fullbacks पूरे involved रहेंगे Southampton और Crystal Palace and Leicester के game में, it is, I mean, 9 points are there for us, and done and dusted, third position. Yeah, so as you can see, like it looks like pretty much we are finishing in top 3 probably, not just top 4. We started off the discussion with top 4, but looks like कि काफी probable chances है कि हम top 3 में finish करेंगे. And definitely going forward इस week में we would want to see more from Luke Shaw, more from Van Bissaka, and specifically Rashford. मुझे personally बहुत एक वो अभी desire है कि Rashford score sheet पे आए जल्दी से और वापस से उस फॉर्म को हिट करे जो इस थ्रू आउट द सीजन उनकी बैक इंजरी के पहले तक हमने देखा था कि काफी लीथल थे, ऑलमोस्ट गोल मैच या 2 मैच में 1 गोल, इस तरह से. तो वो फॉर्म हिट करे वापस से रैशफोर्ड. और स्पेसिफिकली जिस तरह के डिसअपॉइंटमेंट से एंथनी मार्शियल कल सब्स्टिट्यूट होके गए, तो आई वुड डेफिनेटली वांट कि नेक्स्ट मैच अगेंस्ट साउथहैम्पटन मार्शियल का एक गोल हो व्हिच लिफ्ट्स हिम अप अगेन. स्माइलिंग मार्शियल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्राइकर ऑल टुगेदर. मतलब ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली इज, और डेफिनेटली आई थिंक आप लोग भी एग्री करेंगे कि स्माइलिंग मार्शियल इज लाइक अ फेंग शुई. Actually, both these Frenchmen smiling is a good thing, and Pogba and Martial both. So thank you very much everyone for tuning in, and बहुत ही enthusiastic discussion रही, and hopefully हम top 3 में finish करेंगे. So we would also like to get all the points from the viewers जो वीडियो देख रहे हैं. आप प्लीज अपने व्यूज कमेंट्स में डालें. आपको क्या लगता है कि क्या ये टॉप 3 की रेस हो चुकी है या अभी भी टॉप 4 की रेस है, और गोइंग फॉरवर्ड इस वीक में और आगे के जितने फिक्चर्स हमारे बचे हैं तो कौन सा प्लेयर स्टैंड आउट करेगा, एंड क्या लगता है आपको कि क्या ये ब्रूनो, पॉग्बा और मेसन का जो डोमिनेटिंग डिस्कशंस होता है एंड सब बोलते हैं कि यही स्टैंड आउट करेंगे, तो आपको लगता है कि वही रहेंगे या दूसरे प्लेयर्स भी इक्वली अप टू द मार्क रहेंगे? तो प्लीज डू सपोर्ट अस, like the subscribe to the channel, like the video, and please do put your comments in and let us know your views. Thank you so much. And thank you Arnab and Varun for tuning in. And if you still believe in Rashford,
do mention in the comments. Still believe in Rashford. Save Rashford. Save Rashford. I do still believe Hashtag in save Rashford. Rashford.